अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तेजस की तबाही की कहानी सामने आ गई। भारतीय हुकूमत खुद मुलव्वस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर जोहरान ममदानी की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। भारत का प्रोपेगेंडा सिनेमा अब क्या गुल खिलाएगा। और स्विट्जरलैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में दुनिया में टॉप पर। ये थी टॉप स्टोरीज नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले आपको कहानी सुनाते हैं भारत के तैयारे तेजास की। तेजास तैयारा दुबई एयर शो में तबाह हुआ और अब इसके तबाह होने की जो वजूहात हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट का अपना कितना हाथ है, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। क्योंकि भारतीय फ़ज़ाइया ने बार बार भारत की हुकूमत को मना किया कि इस जहाज़ को न भेजा जाए, दुबई एयर शो में इस जहाज़ को मत भेजें, लेकिन भारतीय हुकूमत ने भारतीय फ़ज़ाइया की न सुनी। भारतीय फ़ज़ाइया ने नक़ाइस के सबब शो में लाने से मना किया, लेकिन सियासी दबाव इतना था कि बात नहीं मानी गई उनकी। और बेसिकली अगर हम इस नाकामी की बात करें तो ये जो तबाही है ये भारत की इदारा जाती नाकामी कहलाएगी। और स्पेसिफिकेशंस बदलती रहीं, टेक्नोलॉजी गैप्स थे इस तैयारे की तैयारी में, और जो डिज़ाइन था इसका वो भी बहुत ज़्यादा गैर वाज़ेह था। तो ये जो तरक्याती इसका प्रोग्राम था, जो कि तेजास की तैयारी का प्रोग्राम था, इसको काफ़ी अरसे तक रोका गया था। और ये इंडिया का अपना ये तैयार करदा तैयारा था और इसको काफ़ी अरसे तक रोका गया था क्योंकि इसकी जो तैयारी के दौरान मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए गए थे। फिर तेजास तैयारी की जो तैयारी थी उसके दौरान पैनल में मिसअलाइनमेंट के बहुत सारे वाक़यात सामने आ रहे थे, लीकेजेस बहुत सारी सामने आ रही थी, वाइब्रेशंस जैसे मसाइल बार बार रिपोर्ट हो रहे थे। फिर इसमें जो देसी इंजन था, जो इंडिया में बनाया हुआ इंजन था, वो नाकाम हुआ था। और उसके बाद जीई जो जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसका इंजन जो है वो इसमें लगाया गया, वो फिर इस जहाज़ के एयर फ्रेम के मुताबिक नहीं था। थ्रस्ट का प्रॉब्लम था, स्मार्ट लोड का प्रॉब्लम था, हरारती दबाव का मसला था, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। फिर एक और मसला जो इस जहाज़ में सामने आया वो ये कि कम स्पीड पर जो इसकी स्टेबिलिटी थी वो भी एक बहुत बड़ा मसला था। फिर पायलट का इनपुट जो था और जो ऑटो पायलट था उसमें भी बहुत ज़्यादा तज़ाद सामने आ रहा था। अब ये सारी चीज़ें इब्तदाई मराहिल में ही सामने आ गई थी, ऐसा नहीं था कि आपको बहुत बाद में ये चीज़ें पता चली हों। इब्तदाई मराहिल में ये चीज़ें सामने आ गईं तो भारतीय फ़ज़ाइया ने जो तेजाज़ है उस तैयारे की कारकर्दगी और रेंज और जो इसकी जो मेंटेनेंस है उस पर भी मुस्तकिल अदम इत्मीनान का इज़हार किया था। लेकिन सियासी दबाव के बायस तेजस तैयारे को शो पीस बनाया, टेक्निकल जो इसकी खामियां थीं वो छुपाई गईं और नतीजा आपने देख लिया, तबाही की सूरत में सामने आया। सॉफ्टवेयर इसका मुकम्मल नहीं था, हाइड्रोलिक्स में इसके मसाइल थे, रेडार अपग्रेड्स के बग़ैर तैयारा जो है वो बैनुल अक़वामी शो में भेज दिया गया था। अब ये जो तेजस है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भारत का पहला मुकम्मल तौर पर देसी साख्ता लड़ाका तैयारा है। एक इंजन वाले तैयारे के 50% से ज़्यादा हिस्से जो हैं वो भारत में ही तैयार किए जाते हैं। और भारत में तैयारी भी ज़ाहिर है ये नाअहली और गफलत पर मबनी ये पूरी कहानी है। और हमेशा इसकी जो तैयारी के हवाले से ये दावा किया गया कि ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है, सब कुछ सही है, लेकिन हमेशा ये दावा जो है ये गलत साबित हुआ। ये जो प्रोजेक्ट था ये पेशा वराना महारत और जो जो एक जहाज़ बनाने के लिए एक दरकार काबिलियत होती है उसके ना होने के बायस मुद्दतों ताख़ीर का शिकार रहा। यहाँ तक कि भारतीय फ़ज़ाइया ने पुराने तैयारे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था और जैसे तैसे फिर तेजस जो है वो तैयार हुआ और गुज़िश्ता बरस ये भारतीय फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल हुआ था। लेकिन अब दुबई में ये बिल्कुल आपने देखा कि जैसे वो ख़िज़ा रसीदा पत्ते होते हैं
उसकी तरह झड़कर ये ज़मीन बोस हो गया। ज़ाहिर है अफ़सोसनाक वाक़या है, एक अफ़सोसनाक वाक़या है, जहाज़ का गिरना, एक पायलट का हलाक होना, ये एक अफ़सोसनाक वाक़या है। लेकिन भारत के साथ मामला कुछ ऐसा है कि जब आप अपने गुरूर में, जब आप अपने आप को बहुत कुछ समझते रहते हैं, तो फिर कभी-कभी कुदरत आपको सबक सिखाती है। अब जो इन्फॉर्मेशन जो रिलीज़ हुई है भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से, वो ये कहते हैं कि 83 तेजस तैयारों की खेप जो है, उसकी मजमूई मालियत है 45,696 करोड़ भारतीय रुपए। यानी तेजस मार्क 1A लड़ाका तैयारा जो है, उसकी एक की जो लागत है वो तकरीबन आती है 550 करोड़ रुपए। और ये तैयारा ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा तबाह हुआ है, ये गुज़िश्ता 2 बरस में तेजस तैयारे के गिरने का दूसरा वाक़या है। इसने आपको बता दिया कि ये तैयारा जो है, इसकी कारकर्दगी भी कुछ नहीं है और इसको बनाने वालों की भी कारकर्दगी कुछ नहीं है। इससे पहले मार्च 2024 में एक तेजस तैयारा जो है वो भारतीय रियासत राजस्थान का इलाका है जैसलमेर, उस इलाके में गिरकर तबाह हुआ था और उसमें पायलट जो है वो महफूज तौर पर बाहर निकल आया था। और फिर अब ये जो तैयारा दूसरी मर्तबा ये जो गिरा है दुबई एयर शो में, इसके गिरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स भी गिर गए हैं और इनके शेयर्स में 2.5% से ज़्यादा कमी आ गई है। तो ये है जी कहानी तेजस तैयारे की, और तेजस तैयारे की नाकामी की कहानी है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप कोई काम करें तो उसको पूरी तंदही के साथ करें, पूरी जाफिशानी के साथ करें, और ये वो मामलात हैं, जंगी मामलात, कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कभी भी किसी चीज़ को आप अपने सर पर न चढ़ाएं। यही प्रॉब्लम है इस वक्त भारत का, और यही प्रॉब्लम है इस वक्त मोदी का, कि वो समझते हैं कि वो दुनिया में सबसे बरतर हैं, सबसे आला हैं, लेकिन बार बार उन्हें इस बात का सामना करना पड़ता है कि ऐसा नहीं है। पहले पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए और अब कुदरत ने भी उनके तैयारे गिरा दिए हैं। और फिर इसी हवाले से एक और रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान के साथ जंग में भारत की जो शिकस्त हुई है, उससे मुतालिक दुनिया भर से मुसलसल नई रिपोर्ट सामने आ रही है। अमेरिका की रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी। अमेरिका के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर्स ने भी तस्दीक कर दी है कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। और दुनिया की जो मुसल्लह अफवाज हैं, उन्होंने मई में ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली फ़ज़ाई झड़प है, इसको बहुत करीब से देखा था। और इस गैर मामूली फ़ज़ाई जंग ने मुख्तलिफ़ ममालिक की अफवाज को पायलट्स, लड़ाका तैयारों और मिज़ाइलों की कारकर्दगी जांचने का बड़ा एक नादिर मौका फ़राहम किया था। फ्रांस के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ नेवर एयरबेस है, उसके कमांडर हैं कैप्टन यॉक लोने। अब यॉक लोने जो है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा है कि ख़राबी राफेल तैयारे में नहीं थे, उसे उड़ाने वाले जो भारतीय पायलट्स हैं उनमें ख़राबी थी। ये बेस जो है जहाँ पर ये बात हो रही थी, ये 40 से ज़ायद जौहरी मिज़ाइलों से लैस राफेल लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन की वजह से मशहूर है ये फ्रेंच बेस। और कैप्टन लोने जो हैं यहाँ पर 94 बहरी जंगी जहाज़ों, 10 जौहरी आबदोज़ों और 190 जंगी तैयारों की निगरानी करते हैं। तो कैप्टन लोने जो है वो गुज़िश्ता 25 सालों से ये राफेल उड़ा रहे हैं और मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, यूरोप में कई अहम मिशन ये सरंजाम दे चुके हैं। और उन्होंने आलमी नुमाइंदों की मौजूदगी में उन्होंने पाकिस्तानी फ़ज़ाई सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। और उन्होंने ये भी कहा कि सूरत हाल काफ़ी पेचीदा थी, क्योंकि इस लड़ाई में 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे शामिल थे। और इतनी ज़्यादा तादाद में जब आपके पास टारगेट्स होते हैं तो किसी भी तैयारे को निशाना बनाना आसान होता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे भारत के मुकाबले में बहुत बेहतर अंदाज में हैंडल किया। और ये जब उनकी तकरीर हो रही थी तो इस मौके पर जो भारतीय मंदूब है उसने मुदाखलत की और उसने कहा कि जी ये चीन का प्रोपेगेंडा है। लेकिन कैप्टन लूने जो हैं उन्होंने इस एतराज़ को नज़रअंदाज किया और उनसे जब सवाल किया गया कि जंग के दौरान राफेल का जो रेडार सिस्टम है वो क्यों फ़ेल हुआ, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मसला मशीन में नहीं है, उसको इस्तेमाल करने वालों में मसला है। और उन्होंने एक और इंकशाफ भी किया है कि भारतीय हुकूमत जो है वो अब राफेल के नेवल वर्जन की ख़रीदारी में दिलचस्पी रखती है, जो कि समुंदर में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकता है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये नेवल राफेल जो है ये जौहरी मिज़ाइल भी ले जा सकते हैं और दुनिया में सिर्फ फ्रांसीसी बहरिया के पास ये सलाहियत है। तो अब भारत ये सलाहियत भी हासिल करना चाहता है और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो ये जंग हारने के बाद एक मरतबा फिर जंगी जुनून में बिल्कुल पागल हो चुका है।
आगे बढ़ते हैं नाजरीन और आपको लेकर चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात हुई न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की, और बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात थी। और ऐसा लग रहा था कि बड़ी इन दोनों के दरमियान दूरियां हैं, बड़ी मुखालफतें हैं, तो ये मुलाकात जो है वो उसमें न जाने क्या होगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात रही। अब बात करते हैं जी कुछ यूक्रेन के हवाले से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी है, और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रेडियो को इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन अगली जुमेरात तक, आने वाली जुमेरात तक अमेरिका का अमन मुआहदा कबूल कर ले। और ट्रंप ने ये कहा है कि उनके पास बहुत सारी डेडलाइंस थी, लेकिन अगर चीज़ें ठीक चल रही हो तो आप डेडलाइन में तोसी कर सकते हैं, लेकिन अमन मुआहदा कबूल करने के लिए जुमेरात का दिन जो है वो मुनासिब है, और 27 है ये नवंबर की। और दूसरी जानब फिर यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि अमेरिका के अमन मंसूबे की मंजूरी न देने पर यूक्रेन अपनी जो आज़ादी वकार या वाशिंगटन की हिमायत को खो सकता है। तो अब देखते हैं कि ये क्या होगा, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल तरीन हफ्ता है, क्योंकि इसमें यूक्रेन को एक सख्त फ़ैसला करना होगा। और यूक्रेनी सदर ने इस मुश्किल तरीन मौके पर पूरी कौम को मुत्तहद होने की अपील की है। और दूसरी तरफ जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये बताया गया है कि यूक्रेन को हिफाजती ज़मानत देने के लिए नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर हिफाजती यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, और इस आर्टिकल के मुताबिक किसी रुकन मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाता है। और ये जो जंगबंदी का मुसव्वदा है, इसके मुताबिक ये मुआहदा दस्तखत के बाद 10 साल तक नाफिजुल अमर रहेगा। और दूसरी तरफ जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी है, और पुतिन ने तस्दीक की है कि इस मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात को शामिल किया गया है। और पुतिन ने खबरदार किया है कि यूक्रेन की जानिब से मुआहदे को अगर मुस्तरद किया गया तो फिर वो मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे हाल ही में यूक्रेन के इलाके केप्यांक्स जो है उस पर कब्ज़ा हुआ है, ऐसा दीगर अहम इलाकों में भी किया जा सकता है। तो रूसी सदर ने अब ये भी कहा है कि अमेरिकी दस्तावेज़ में कुछ ऐसी शिकें शामिल हैं कि जिन पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बेसिकली ये पैगाम दिया है कि अमेरिका का ये 28 नुकाती जो अमन मंसूबा है, ये यूक्रेन के लिए हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब अफ़गान तालिबान पर कुछ पाबंदियां लगाने जा रहा है। इस हवाले से हम बात करते हैं। अब्दुल वहीद रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरस्पॉन्डेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रब्बानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो अफ़गानिस्तान पर पाबंदी की तैयारियाँ की जा रही हैं, वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी, वैसे ये ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक जो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो अफ़गानिस्तान है उस पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो पाबंदियाँ हैं उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि इसकी वजूहात क्या हैं, देखें अफ़गानिस्तान में जैसे तालिबान की हुकूमत है और वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो मज़ालिम है, चाहे वो सोशल सोसाइटीज़ पे हो रहे हैं, सहाफ़ियों पर हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन की तालीम है उस पर जब पाबंदी लगाई गई थी, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से अफ़गानिस्तान पर मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ लगाई गई थी, और उसी ज़मरे में ये ऑस्ट्रेलिया है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो पाबंदियाँ हैं उसकी तैयारियाँ कर रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, अब अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो दुनिया भर में कई दिहाइयों से वो पनाह गुज़ीनों के तौर पर रह रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में उनकी तादाद क्या होगी, और तमाम क्या अफ़गान जो है वो पनाह गुज़ीन स्टेटस पर रह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 78,000 से ज़ायद जो अफ़गान हैं वो यहाँ रह रहे हैं, और उसमें से जो बेशतर ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा पे आए हैं, और उनको ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर हैं जो अफ़गानियों के लिए तब खोले थे जब वहाँ मज़ालम, जंग और तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़ुल्म किए जा रहे थे। मजमूई तौर पर जो 78,000 से ज़ायद जो अफ़गानी यहाँ रह रहे हैं उनमें से जो 62% ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा पे आए हैं, उसके बाद 37% ऐसे हैं जिनको फैमिली स्ट्रीम पे आए हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ इमिग्रेशन इस तरह की भी है कि अगर आपका कोई ना कोई फैमिली मेंबर यहाँ रह रहा है तो वो अपने जो फैमिली मेंबर ओवरसीज़ है, किसी दूसरे मुल्क में है, उसको वो स्पॉन्सर कर सकता है। इसके साथ-साथ सिर्फ 1% ऐसे अफ़गानी जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, वो स्किल वीज़ा पे आए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मजमूई तादाद इनकी है वो
ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा पे यहाँ आए हुए हैं और यहाँ रह रहे हैं। और मैं मेलबर्न में अगर बात करूँ तो मेलबर्न में एक सबर्ब है, बहुत बड़ा डैंडिनोंग इसको बोलते हैं, वो पूरे का पूरा अफ़गानियों से भरा हुआ है। अगर आप वहाँ चले जाएँगे तो शायद आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया के किसी इलाके में फिर रहे हैं। आर्किड्स हैं, वो वहाँ पे दुकानों पे जो लिखा हुआ है वो भी अफ़गानी ज़ुबान में और कहीं न कहीं उर्दू में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। अच्छा, कई सालों से अफ़गान यहाँ पर रह रहे हैं, तो अब ज़रूरत क्यों पेश आई इन पाबंदियों की? कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये जैसे यूएसए या फिर यूके को फॉलो करता है, जहां यूएसए और यूके में इमिग्रेंट्स के खिलाफ कोई एहतजाज, पाबंदियां या फिर उनको निकालने की बातें हो रही हैं, तो इसको उस इस कड़ी से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कोई भी फैसला अगर यूके में होता है तो ऑस्ट्रेलिया भी उसको फॉलो करता है, क्योंकि एक दौर में ऑस्ट्रेलिया भी यूके की कॉलोनी थी और अभी भी कहीं ना कहीं उनके जो कवानीन है वो वहाँ लागू होते हैं और ऑस्ट्रेलिया उनको फॉलो करता है। अच्छा, अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अफ़गान क्रिकेटर है राशिद खान, वहाँ पर लीग्स खेलता है, तो उनको भी शामिल नहीं किया जा रहा है। तो क्या ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है? कुछ इससे कनेक्टेड मामला है? राशिद खान क्रिकेटर, वो 2007 से ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है बिग बैश वो खेलते आए हैं। 2017 से वो एडलेड स्ट्राइकर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मगर पिछले एडिशन में भी और इस एडिशन में भी राशिद खान को सिर्फ इसीलिए नहीं चुना गया था क्योंकि उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और अफगानिस्तान में जो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगी हुई हैं, ख़ासतौर पर जो लड़कियों की तालीम है, उसको उनको वो तालीम की इजाज़त नहीं है। और इसीलिए ही जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने राशिद खान को नहीं चुना था। और एक और बात, 3 वनडे मैचेस की सीरीज कुछ अर्सा पहले खेलनी थी अफगानिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने खुद को विदड्रॉ इसलिए कर लिया था और जवाब यही पेश किया था कि वहाँ जो खवातीन की तालीम है उसकी इजाज़त नहीं है, और इसीलिए वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलेंगे। तो रब्बानी साहब, आपको क्या लगता है कि इन इक़दामात पर अमल दरामद हो पाएगा और क्या पाबंदियाँ सिर्फ़ अफ़गान तारिकीन वतन के लिए ही हैं? देखिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया यही कोशिश करता है कि वो यूके को फॉलो करता है। यूके में जिस तरह की पॉलिसियाँ बनेगी, चाहे वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं या कोई भी हैं, तो ये उनको फॉलो करते हैं। यहाँ अगर हम बात करें ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ अफगानिस्तान के अलावा जो इंडियन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, श्रीलंकन है, ये जो एशियंस और बांग्लादेश से तल्लुक़ रखने वाले यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं। और कहीं न कहीं अगर कोई भी इमिग्रेंट किसी न किसी क्राइम में या किसी वजह से किसी में इन्वॉल्व पाया जाता है, तो उसको ज़्यादा हवा दी जाती है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इमिग्रेंट्स होता है। तो अगर इसी तरह की कोई फैसला होता है, तो यहाँ ये अफ़गानियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ आने वाले वक़्त में अगर अगर ये सिलसिला शुरू हो गया, तो बाकी ममालिक से आए हुए जो इमिग्रेंट्स यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए भी ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, या उनको भी अगर किसी भी तरह की कोई ना कोई यहाँ वजह या जवाज़ सामने आता है, तो उसको इमिग्रेंट्स कह के पुकारा जाता है और वजह यही बताई जाती है। और अक्सर अक्सर औक़ात हमने देखा है, सुना है कि यही होता है कि अगर कोई इमिग्रेंट्स किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस पाया जाता है, तो उसको ज़्यादा प्रोपेगेट किया जाता है। जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल वहीद रब्बानी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ऑस्ट्रेलिया से हमें जॉइन कर रहे थे और बात हो रही थी उनसे कि किस तरीके से अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो अफ़गान तालिबान पर कुछ पाबंदियां लगाने जा रहा है। तो एक मरतबा फिर ज़रा प्रोग्राम में कुछ भारत की बात कर लेते हैं। भारत ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि उन पर बात की जानी चाहिए और भारत का जो एक मकरूह चेहरा है वो दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए। अब भारत जो है उसके बारे में हम हमेशा ये बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, और अभी कुछ दिन पहले एक फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। इस फ़िल्म का नाम है जी धुरंधर। और धुरंधर जो है, इस फ़िल्म के अंदर हमने देखा कि जी पाकिस्तान के कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा जिनके बारे में लोगों को जानकारी है, वो लोग जो हैं वो इस फ़िल्म में उनके किरदार जो है वो निभाए जा रहे हैं। और इसके अंदर जो है वो क्या दिखाया जा रहा है और क्या दिखाया जाएगा, ये तो फ़िल्म आने पर पता चलेगा। लेकिन इस फ़िल्म के हवाले से हम ज़रा गुफ्तगू करना चाहेंगे। हारून शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िल्म एनालिस्ट हैं, उनसे ज़रा हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हारून साहब, ये बताइएगा कि अब ये जो फ़िल्म है धुरंधर, ये किन वाक़यात के हवाले से बनाई गई है? इसकी जो बैक स्टोरी है वो क्या कहता है हिंदुस्तान, किसकी बैक स्टोरी है ये? देखिए जी, हिंदुस्तान की जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान के साथ, वो तो हम देख ही रहे हैं कि अभी
पिछले कुछ अरसे में तो वो जो है वो इस इंतहा तक पहुंच चुकी है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। और हम देखते हैं कि जिस फिल्म इंडस्ट्री को पूरे रीजन में बड़े एहतराम के साथ देखा जाता था, जहां अच्छे फिल्म मेकर्स भी थे, अच्छा काम भी हुआ है माजी में, और वहां पर से अब ऐसा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जिसको देखकर आई आई डोंट थिंक कि ये किसी बेहतर सिमत में अपनी इंडस्ट्री को लेकर जा रहे हैं। जब स्टेट इन्वॉल्व रही है उनकी फिल्मों में, और खासतौर पे जो नैरेटिव हिंदुत्व का बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद से सेट हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, और या फिर ये इस तरह की, जिस तरह अब आप उरी की बात कर रहे थे, या कि अब जो हम धुरंधर में देख रहे हैं, तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये फिल्म इंडस्ट्री को उनकी एक्चुअली नुकसान ही पहुंचा रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी इससे पहले जब औरंगजेब के हवाले से फिल्म बनाई गई, जहां पे छावा, जहां पे अगेन हमने पिछली दफा इसके ऊपर बात भी की थी, तो वहां भी हिस्ट्री को जो है वो डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया, तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया, रिसर्च उसमें कोई थी नहीं। यहाँ पे भी हम धुरंधर में देखते हैं, जब आप उसका ट्रेलर अगर देखें तो उसकी जो ओपनिंग लाइन है वहीं पे पता चल जाता है कि फिल्म की क्रेडिबिलिटी कितनी होगी, जब वो कहते हैं कि 1971 के वक्त मैं एक बच्चा था, लेकिन उस वक्त जो है वो जनरल जियाउल हक साहब ने ये कहा था। तो फिर आपको समझ में आती है कि 1971 के वक्त जनरल जियाउल हक साहब तो हुकूमत में नहीं थे। तो इसी से पता चल जाता है कि फिल्म मेकर्स के पास कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, उन्होंने कोई रिसर्च करने की जहमत भी नहीं की। अफसोस की बात यह है कि इतने इतने बड़े बजट की फिल्में ये बनाकर जिस तरह हिस्ट्री के साथ मजाक कर रहे हैं, और यही वजह है कि फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप हुए चली जाती हैं और उनको उस तरह की पसीराई हासिल नहीं होती। चाहे वो जितनी भी मार्केटिंग का जोर लगा लें, जितना भी उसको अपने ही चैनल्स के थ्रू जो है वो प्रमोट करें, लेकिन हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान इंडस्ट्री इस वक्त एक क्राइसिस का शिकार है। वो कभी तमिल फिल्मों की तरफ देखते हैं, कभी वो जो है वो पुरानी फिल्मों का रीमेक करने की कोशिश करते हैं, और कभी वो इस किस्म की जो मॉब हिस्टेरिया क्रिएट करने वाली फिल्में हैं, जिनसे डिविजन, जिससे नफरत उनके अपने माशरे में फैल रही है, वो इस तरह की फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मेजोरिटी को अपीज किया जा सके, लोग जो है मेजोरिटी में वो टिकट खरीद के कम से कम फिल्म देखने आ जाएं। लेकिन किसी सूरत भी ये जो है ये तरकीब कामयाब होती नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब कराची के लियारी के किरदारों की कहानियाँ जो हैं वो कैसे भारत पहुंची होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये कहानियाँ जो हैं ये कितनी सच होंगी? अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि लियारी को उन्होंने दिखाया है कि जी यहाँ से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के टांके उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। तो उसी से पता चलता है कि किस कदर बचकाना सोच है। कराची पाकिस्तान का दिल है, और एक हिस्सा है, लेकिन जाहिर है कि उसका बैनुल-अक़वामी सियासत से या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से किसी किस्म का कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो बड़ी हैरानगी हुई मुझे भी ये देखकर कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के तमाम मामलात जो हैं वो लियारी से जो है उनका ताल्लुक जोड़ा जा सकता है। तो इसके ऊपर सिर्फ हंसा ही जा सकता है कि किस तरह एक छोटे-छोटे किरदार माज़ी से लेकर जो कि लोकल लेवल की पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं या लोकल लेवल की पावर गेम्स का हिस्सा हैं, उनको लेकर जो है वो इस कदर बड़ा बना दिया गया है। मेरे ख्याल में मुंबई में भी इस तरह के लियारी जैसे कई इलाके मौजूद होंगे। तो हिंदुस्तान को थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, बजाय इसके कि या तो उनके पास कहानियां खत्म हो गई हैं, या उनके पास अच्छी कहानियां लिखने वाले नहीं रहे, या वो ये कहानियां अब जो है वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं थ्रू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। हमने देखा है कि किस किस्म की गलाजत से भरपूर अंडरबेली है मुंबई की, जो कि वो अपनी फिल्मों में और अपनी ओटीटी सीरीज में दिखाते रहे हैं। तो वो शायद अब वो, क्योंकि दे हैव डन इट इनफ टाइम्स, तो अब वो जो है वो शायद सोच रहे हों कि वो कराची को इस तरह एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आई थिंक ऑडियंस अब समझदार हो गई, खासतौर पे ग्लोबल ऑडियंस जो है वो इस किस्म के अब प्लॉयज में नहीं आती। तो जहां मैंने जिस तरह कहा, चौधरी असलम का किरदार उन्होंने दिखाने की कोशिश की जो कि संजय दत्त प्ले कर रहे हैं। इसी तरह आप अक्षय खन्ना को देखें तो वो रहमान डिकेत का किरदार उन्होंने प्ले करने की कोशिश की है, या एक आईएसआई का एजेंट दिखाने की भी इसमें कोशिश है जो कि प्ले कर रहे हैं अर्जुन रामपाल। तो ये बड़े बड़े एक्टर्स लेकर एक फिक्टिशियस सी कहानी के अंदर कुछ रियलिटी, पार्ट फैंटेसी मिलाकर ये जो 12 मसाले की चाट बनाने की उन्होंने कोशिश की है, ये मेरे ख्याल में जो वो जेलस किस्म के हिंदू सेंटिमेंट्स हैं या हिंदुत्व की जो सोच है, उसको तो अपीज किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई क्रिएटिव वैल्यू या कोई क्रिएटिव मेरिट होगी। अच्छा, क्या हमने भी लियारी और इसके किरदारों पर कोई फिल्में बनाने की कोशिश की है कभी?
देखिए जी, पाकिस्तान में अगर आप थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, लॉलीवुड तो हमेशा से ही कैरेक्टर्स बनाता रहा है। आपको याद होगा कि ख़ास तौर पे लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री में जो वहाँ के लोकल बदमाश हैं या वहाँ के जो लोकल लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं, जिन्होंने इंसानों की जिनसे फ़ैसिनेशन रही है, वो कभी जो है वो ज़ुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, कभी वो गलत रास्ते पर चलकर अपने अंजाम तक पहुँचे हैं, लेकिन वो एक स्टोरी जो है वो ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी बनती है, तो वहाँ पर फ़िल्में बनती रही हैं। चौधरी असलम का किरदार मैंने मेंशन किया पिछले जवाब में, तो बिल्कुल उनके ऊपर 2022 में फ़िल्म बन चुकी है, जिसमें अगेन चौधरी असलम जो कि एक कैरेक्टर थे हमारी पुलिस फ़ोर्स के, उनकी उनकी ज़िंदगी के और उनकी ज़िंदगी से जुड़े वाक़यात के हवाले से फ़िल्म बंदी की गई थी और ये फ़िल्म आकर कुछ अरसे चली। शमून अब्बासी थे इसमें, ज़ारा थीं जो कि मॉडल इस फ़िल्म के रिलीज़ होने से पहले हो गई थी। नवाल थीं, तो काफ़ी सारे इसमें कैरेक्टर्स थे, लेकिन ये कराची की बनी हुई एक छोटे बजट की फ़िल्म थी, जो कि इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं हो सकी। तो हम करते हैं जी बिल्कुल फ़िल्में, लेकिन मैंने ये देखा है आम तौर पे पाकिस्तान की फ़िल्मों की अगर आप बात करें, आप चाहे वो शाह जो फ़िल्म बनी थी लियारी के बॉक्सर के ऊपर कराची से, और उसको जो है वो इतनी खूबसूरत फ़िल्म है और उसको इतनी पज़ीराई भी मिलती है। आज भी जब अच्छी फ़िल्मों की बात होती है, पाकिस्तान से आने वाली अच्छी फ़िल्मों की बात होती है, तो उस फ़िल्म का ज़िक्र ज़रूर आता है। अगेन लियारी की स्टोरी थी, लेकिन वो एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी थी और फैक्ट्स के ऊपर मबनी स्टोरी थी। ऑफ़ कोर्स फ़िक्शन रहती है, लेकिन ये है कि आप कहानी को उस लेवल तक नहीं लेकर जाते। अभी मैं रिसेंटली बल्कि कल ही देख रहा था एक इंटरव्यू जो कि है लकी बिष्ट, एक एनएसजी जो कि हिंदुस्तान की एक अपनी एजेंसी है, उसके वो एक कर्ता-धर्ता कारकुन रहे हैं और बढ़िया उनके बारे में कहा जाता है कि उनको इन चीज़ों का पता है। वो एक वीडियो उनकी वायरल हो रही है, जिसमें वो बैठकर कह रहे हैं कि जो कुछ धुरंधर में दिखाया जा रहा है, कि जिस तरह पाकि एक इंडियन एजेंट आता है और कराची की सड़कों पे वो पाकिस्तानियों को ही घसीटता हुआ लेकर जा रहा है बालों से, जो कि रणवीर सिंह उस ट्रेलर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर ऐसा होने लगे, तो फिर मुल्क जो है वो उस तरह उनकी सरहदें कायम नहीं रहेंगी। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो जब ये उनके अपने एक एक सिक्योरिटी एजेंट जो कि बिल्कुल एक लोअर लेवल के सिक्योरिटी एजेंट है, वो इस बात के ऊपर हैरान है कि ये किस किस्म का फ़िक्शन दिखाया है। ये किस किस्म की फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट की है और ये अवाम में किस किस्म की परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इतना आसान है कि हिंदुस्तान से कोई आकर पाकिस्तान में इस किस्म की पब्लिकली कोई एक्टिविटी करे। वो अंडर कवर एजेंट रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा मुमकिन हरगिज़ नहीं है कि कोई भी एजेंट किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर अपने आप को इस तरह एक्सपोज़ कर दे। लेकिन हमने देखा है कि हिंदुस्तान की ये फैंटेसी और ऑब्सेशन हमेशा से रहा है, चाहे वो एक था टाइगर हो, चाहे वो मिशन मजनू हो, कि जनाब वो आएँगे और वो आकर पाकिस्तान में ऐसे घुल-मिल जाएँगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो यहाँ से अहम राज़ लेकर चले जाएँगे। ऐसा नहीं होता। मैं तो बल्कि इंटरेस्टिंगली ये सोच रहा था कि जहाँ इतने एक्टर डाले थे, ये जो आदित्य धार साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इस फ़िल्म के, इनको चाहिए था कि एक कलभूषण यादव भी बना देते इस फ़िल्म के हिस्से में, और बहुत सारे एक्टर्स हैं इंडिया में जिनकी सिमिलैरिटी भी है, तो किसी कलभूषण यादव को भी इस में शामिल रखते। तो ये जो फ़िल्म बना रहे हैं धुरंधर, ये फ़िल्म बनाने वाले डायरेक्टर्स कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं? इनकी भी कुछ तफ़सील देंगे हमें आप? जी, आदित्य धार साहब हैं, जो कि पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से अगेन एक बिल्कुल फ्लैग ऑपरेशन जो है वो उसके ऊपर एक कहानी बना चुके हैं कि जी इस तरह हुआ और उस तरह हुआ। अगेन वही बात कि रिसर्च करनी नहीं है, हिस्ट्री को तड़ोड़-मड़ोड़ के पेश करना है। बड़े यंग से डायरेक्टर हैं और मेरे ख़्याल में यही एक काबिल-ज़िक्र फ़िल्म उनके क्रेडिट पे इससे पहले रही है, और वो भी इस हवाले से कि उसमें हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए और फैक्चुअल एक्यूरेसी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए। प्रोड्यूसर जो है इसके जियो स्टूडियोज़ वाले हैं, और ज्योति देशपांडे जो हैं वो इस वक़्त प्रेज़िडेंट हैं जियो स्टूडियोज़ की। वो एज़ अ प्रोड्यूसर इस फ़िल्म के को बैक कर रही हैं। हो सकता है कि मोदी साहब भी जो है वो इसमें घोस्ट प्रोड्यूसर हों। हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन आई एम श्योर कि जब ये फ़िल्म आएगी तो स्टेट लेवल के ऊपर, जिस तरह हमने देखा है पहले भी, मोदी साहब अपने सारी कैबिनेट को लेकर जाते हैं और फ़िल्म बैठकर देखते हैं और फिर उसको टैक्स फ्री भी कर देते हैं, ताकि उसकी जो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो रिटर्न हो जाए। तो शायद वो इस फ़िल्म के साथ भी ये करें। अच्छा, अब अगर हम इस फ़िल्म की कास्ट को देखें तो ये काफ़ी बड़े बजट की फ़िल्म लग रही है। तो इस वक़्त क्या भारत में जो प्रोपेगेंडा सिनेमा है वो क्या काफ़ी मुनाफ़ा बख्श हो चुका है क्या? क्योंकि हम देखें अभी इससे पहले कुछ अर्सा पहले फ़िल्म आई थी ताजमहल वाली, वो तो फ़िल्म बिल्कुल ही पिट गई, फ्लॉप हो गई मुकम्मल तौर पर।
जी, ताजमहल फ़िल्म तो फ्लॉप हो गई और उसे फ्लॉप ही हो जाना चाहिए था। बड़ी इज़्ज़त करता था मैं परेश रावल साहब की एज़ एन एक्टर, लेकिन मेरे ख़्याल में वो भी इंसान कभी-कभी जो है गलत फ़ैसले कर लेता है अपने करियर में। तो ये वो लोग हैं, परेश रावल साहब हो गए, अनुपम खेर साहब हो गए, और अब इस फ़िल्म में भी हम देख रहे हैं बड़ी फ़िल्में बनी हैं, बड़े बजट के साथ बनी हैं, और ज़ाहिर है कि वो कोई फाइनेंसियर जो बिज़नेस माइंड रखता होगा, वो ऐसी फ़िल्मों के ऊपर बेट नहीं करेगा या उसके अंदर अपना पैसा नहीं लगाएगा जिसके बारे में उसे पता हो कि एक एजेंडे को टो कर रही हैं और ये नहीं चलेंगी कमर्शियल मार्केट में। तो इसी तरह इस फ़िल्म के साथ भी यही हो रहा है। थाईलैंड में उन्होंने कराची लियारी को क्रिएट किया है, वहाँ पर ये बड़े अरसे चलती रही है। 120 लोग जो वहाँ पे थे क्रू वाले, वो इसको फ़िल्म कर रहे थे, और फिर दौरान शूटिंग ये पूरा 120 का क्रू जो था वो बीमार भी हो गया, फूड पॉइज़निंग का शिकार हुआ और बड़े अरसे वो हॉस्पिटल में रहे, तो शूटिंग रुकी रही। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट गई है इस फ़िल्म को बनाने में। लेकिन ये है कि उसके बाद भी अगर हम देखें तो सवाल यही पैदा होता है कि जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो ज़ाहिर है उसके पीछे जो है फिर पूरी स्टेट मशीनरी भी शामिल होती है, और ज़ाहिर है इसके पीछे भी इसी तरह ही है। अच्छा, अब अगर हम आज के दौर की बात करें, तो जो भारतीय प्रोपेगेंडा पर मबनी जो झूठी फ़िल्में हैं, वो हम जानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, वो अपनी एक अजीब-सी कहानियाँ जो हैं वो ग ग हकीकत के साथ गड़बड़ करके पेश करते रहते हैं। तो इन झूठी फ़िल्मों का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं और उनके असर से बच कैसे सकते हैं? देखिए जी, मेरा नहीं ख़्याल कि हमें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत है इस वक़्त। भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो, जहाँ तक मैं अगेन एज़ अ फ़िल्म क्रिटिक और एज़ अ फ़िल्म ऑब्ज़र्वर, कमेंटेटर देखता आया हूँ। मैंने बहुत सी भारतीय फ़िल्में हमने देखी हैं, हम सब बचपन से देख रहे हैं, कंटेंट अच्छा भी हुआ करता था, अच्छे डायरेक्टर्स थे, इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर्स थे जो कि ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ और ह्यूमन स्टोरीज़ को प्रेफ़रेंस देते थे, और वो आप किसी भी रीजन के हों, उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह हम इरानियन सिनेमा को देखते हैं, इसी तरह हम भारतीय सिनेमा को देखते थे, इसी तरह हम दूसरे मुल्कों से यूरोपियन सिनेमा है उसको हम देखते हैं और उसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज़ बनाते रहना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो जिंगोइज़्म है, जिस राह पे ये हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री चल पड़ी है, ये कुछ ज़्यादा काम करने वाला नहीं है। ये खुद अपने आप को इट विल सॉर्ट ऑफ स्टार्ट ईटिंग ऑन इटसेल्फ, और ये अपनी मौत मरेगा। कम से कम ये ट्रेंड तो मुझे ज़्यादा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज़ लाइक आई सेड, इट्स अ बिज़नेस, इट्स अ कमर्शियल बिज़नेस। फाइनेंसियर जब फ़िल्म में पैसे लगाता है, तो वो ये सोच के लगाता है कि लोग इसको देखने आएँगे। ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट है, लोग इसको देखकर एन्जॉय करेंगे, अपने जज़्बात के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाने की भी कोई राह निकलेगी। तो ये जो नफ़रत पे मबनी है, जो कि वॉयलेंस को और नफ़रत को बिला वजह प्रमोट करने वाली फ़िल्में हैं, इनकी मुझे कोई शेल्फ लाइफ़ या कोई कमर्शियल वैल्यू नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हारून शोएब हमारे साथ मौजूद थे, फ़िल्म एनालिस्ट, और बात हो रही थी भारत के प्रोपेगेंडा सिनेमा की। नाज़रीन, आपको लेकर चलते हैं स्विट्ज़रलैंड की तरफ। दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को अपने कामों में शामिल कर रहे हैं। एआई अडॉप्शन में बहुत सारे ममालिक आगे हैं, और स्विट्ज़रलैंड की अगर बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड जो है वो एआई अडॉप्शन में सबसे ऊपर है। ऐसा क्या है स्विट्ज़रलैंड में? इमरान मुज़म्मिल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनिया इस वक्त एक इंतहाई अहम डिजिटलाइजेशन रेवोल्यूशन के उस दहाने पर खड़ी है जहाँ मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी ने दुनिया के सोचने, समझने और सीखने के अमल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। दुनिया के बेशतर ममालिक के कारोबारी मराकज़, तलीमी मराकज़ और तहकीक और साइंस करने वाले इदारे अब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहस कर रहे हैं और इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को एक बेहतर अंदाज से बरूए कार लाया जा सकता है। और तमाम आलमी स्कॉलर्स का कहना है कि जो ममालिक इन टेक्नोलॉजी से जितनी जल्दी हम आहंग होंगे, उतने ही मुस्तकबिल में वही ममालिक सफ़े अव्वल की सफ़ में खड़े होंगे। इसकी ज़िंदा और रोशन मिसाल स्विट्ज़रलैंड दी जाती है। एक आलमी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड इस वक्त दुनिया के पहले 20 ममालिक की पहले 20 ममालिक की सफ़ में आ खड़ा हुआ है, जहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के डेवलप कंट्री में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस और मशीन लर्निंग के टूल्स को 23% तक इस्तेमाल किया जाता है, जबकि स्विट्ज़रलैंड इसकी शरह 32% रिकॉर्ड की गई है। स्विट्ज़रलैंड में हर तीसरा फ़र्द इन टूल्स का कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट का कहना है कि इससे स्विट्ज़रलैंड के कारोबारी मौक़ों में इजाफ़ा हो रहा है और तहकीक और साइंस में बेहतर अंदाज में स्विट्ज़रलैंड आगे बढ़ रहा है। इन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर कसरत से इस्तेमाल की बुनियादी वजह यह है कि स्विट्ज़रलैंड का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं,
हैं जो इस पूरे प्रोसेस को ना सिर्फ सपोर्ट करती हैं और यहाँ की रिसर्च और डेवलपमेंट जिसमें इतना बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वो भी इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती नज़र आ रही हैं। स्विट्ज़रलैंड का दूसरे ममालिक की तरह जैसे नॉर्वे, सिंगापुर और अरब एमिरेट्स की तरह एक स्लोगन है कि हाई अडॉप्शन, नो नीड फॉर ब्रेक थ्रू। मीन जो ममालिक इन ख़तरनाक टेक्नोलॉजी को बना नहीं सकते, उनका कहना है कि हम इन टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी जितने अच्छे अंदाज में सीख सकते हैं सीखें, और हमें ज़रूरत नहीं है कि इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की, बल्कि जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद हैं उनको बेहतर अंदाज से सीखा जाए और उनको लागू किया जाए। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में इसकी मुआशी और मॉरली इफ़ेक्ट जो हैं उस पर भी बहस जारी है। उसके हवाले से भी मुख्तलिफ जो कवानीन हैं वो बनाए जा रहे हैं और इनका स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत का कहना है कि अब ये टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनती जा रही है और मुस्तकबिल में कोई बाइद नहीं कि इंसानों को इन टेक्नोलॉजी के साथ ही जीना होगा और इंसानों के लिए ये टेक्नोलॉजी एक ऐसा एक फ़र्द के तौर पर बनकर उभरेंगी कि इसके बगैर आप कुछ भी काम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत का ये कहना था कि हमने अपने तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में अपने कुरिकुलम में ना सिर्फ जहाँ पे तब्दीली कर चुके हैं, बल्कि वहाँ पर हमारी जो इनिशियल लर्निंग है बच्चों के स्कूल जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पे भी अब एआई को इस बरूए कार लाया जा रहा है और बच्चों को इन स्किल्स को सिखाया जा रहा है ताकि वो मुस्तकबिल के चैलेंजेस को एक अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। इमरान मुजम्मिल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट स्विट्ज़रलैंड से हमें ज्वाइन कर रहे थे और एआई अडॉप्शन के हवाले से बात हो रही थी। सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है इसमें, बस सीखना चाहना चाहिए, इंसान को सीखने वाला होना चाहिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।